अब किसी ना किसी को इस तक पहुंचना पड़ेगा। हालात की वजह से मेरे साथी सोशल नहीं रहे। ये तस्वीरें अव्वल खान के लिए ज्यादा कारआमद रहेंगी। मैंने तस्वीरें देखकर लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। जिसे मुनासिब समझो दे देना। मुझे डर है कि जहांगीर की दुकान को आग लगाने के बाद वो चैन से नहीं बैठेगा, कोई ना कोई तकरीबकारी करता रहेगा। खराबी यह है कि उसके सर पर अमरीकियों का हाथ है। तुमने देख लिया कि वो कैली के बारे में कितने बेचैन हो रहे थे। अभी निक खुश हो गया होगा। मेरी पेशकश पर वो हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुलाकात के चंद घंटों बाद मैं कैली को उसके हवाले करने पर आमादा हो गया हूं। वो यहां बैठे अपने महकमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि तुम इनसे मुतारिफ नहीं थे। इन दोनों के नाम मेरे रिकॉर्ड पर हैं। मुझे इनकी सरगर्मियों की रिपोर्टें भी मिलती रहती हैं, लेकिन कभी इनसे मुलाकात होने की नौबत नहीं आई थी। आज पहली बार इनसे सामना हुआ था, जलाल ने कहा। पहले वो क्लिफ्टन आने के जिक्र पर खौफजदा सा हो गया था। चंद रोज पहले वहां से मिलने वाली नादिर की लाश की वजह से लोग वीरान साहिल पर जाने से कतराने लगे हैं। तुम इससे मिलने के लिए शहर में किसी दूसरे मकाम का तयन कर सकते थे। मैंने जवाब दिया, सन्नाटे की वजह से वही इलाका बेहतर है। एम्बुलेंस से एक बेहोश औरत को किसी कार में मुंतकिल करना आसान काम नहीं है। कोई पुलिस को भी बुला सकता है। हैरत है कि तुम आईबी के अफसर होते हुए पुलिस वालों की तरफ से मुतफक्किर थे। मुझे कोई फिक्र या तशवीश नहीं थी। जो काम खामोशी के साथ अंजाम दिया जा सकता है, दूसरों को इसकी तरफ मुतवज्जा करने की क्या जरूरत है। साहिल पर पूरा काम इत्मीनान से हो जाएगा। और निक को किस बात का खौफ था? मैंने जरा तंजिया लहजे में पूछा। इसका खौफ नफ्सियाती है। जब तक अमरीकियों को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल जाती, वो पाकिस्तान बल्कि कराची में खाइफ रहेंगे। वो यहाँ अपने कई अहम आदमी गवा चुके हैं। उसने खुलकर मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन साहिल की बजाय कहीं और मिलने की बात कर रहा था। एम्बुलेंस कौन ले जाएगा? मैंने पूछा। मेरा तनहा जाने का इरादा है, उसने सरसरी लहजे में कहा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। फिलहाल तुम इनके लिए टैनी नहीं कर्नल दावर हो। मैं जरूर चलूंगा। कितनी देर में निकलने का इरादा है? मैंने मुसर्रत आमेज लहजे में कहा। इससे मुलाकात के लिए 1 बजे का वक्त तय हुआ था। 12:30 बजे कैली को बेहोशी की हालत में बाहर खड़ी हुई एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा चुका था। बाहर निकलकर जलाल ने ड्राइविंग सीट संभाली। मैं उसके बराबर में बैठा और एम्बुलेंस तेजी से आगे रवाना हो गई। वो अकेला आएगा या उसके साथ मुहाफिज वगैरह भी होंगे? मैंने रास्ते में पूछा। मुहाफिजों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 2 मददगार जरूर लाएगा जो कैली को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल कर सके। मैंने उसे कह दिया था कि मैं इस औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा और सद्दफ मेंशन में उसका चेहरा लहूलुहान करने का इरादा रखते थे। मैंने हंसकर उसे याद दिलाया। वो धमकी थी यार जो काम कर गई। उसने मेरे अंदाजे कि तू सीख करती। वो ना बोलती तो मैं खामोशी से लौटा था। दरअसल मैंने कहीं पढ़ा था कि मगरबी औरतें शिद्दत पसंद होती हैं। हल्के फुल्के तशद्दुद के बगैर वो कोई काम रगबत से नहीं करती। मैंने तुम्हारी शराफत का अंजाम देख लिया था, इसलिए खुद दूसरा रूप अपना लिया। शहर से क्लिफ्टन की साहिली पट्टी पर पहुंचते ही जलाल ने एम्बुलेंस से बाएं तरफ मोड़ ली। साहिल के मुतवाजी पुख्ता सड़क पर सफर करते हुए हम जरा सी देर में वीराने में जा निकले, जहां हमें रेतीले हिस्से में दूर ही से एक सफेद कार खड़ी हुई नजर आ गई। चंद सानियों बाद वो तीनों सफेद फार्म भी वाज़ेह हो गए, जो एम्बुलेंस को पहचान कर बेताबी से फिजा में हाथ लहरा रहे थे। जलाल ने रफ्तार कम करके एम्बुलेंस को पुख्ता सड़क से रतीले रास्ते पर उतारा। उसका रुख सफेद कार की तरफ था। निक वहां कसरती बदन वाले 2 सादा पोश हम वतनों के साथ खड़ा हुआ था। उन दोनों के चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो आम आदमी नहीं, पेशावर लड़ाका थे जो किसी बुरे वक्त में निक की मदद कर सकते थे। हम दोनों एम्बुलेंस का इंजन बंद होने पर नीचे उतर आए। जलाल के इशारे पर निक ने अपने दोनों आदमियों को तेजी से काम मुकम्मल करने की हिदायत की और वो एम्बुलेंस के पिछले हिस्से की तरफ मुतवज्जा हो गए। निक दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले इत्मीनान से हमारे साथ खड़ा रहा। मुझे हैरत है कि तुम्हारी पुलिस ने रात को कैली को पकड़ा और अब वो तुम्हारे लिए नाकारा हो चुकी है। क्या इसने इतनी आसानी से सब कुछ उगल दिया? निक बोला। कैली एक जिन्स ज़दा लड़की है जो बेन डेविड की मर्दाना वजाहत और ताकत की दीवानी है। जलाल ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसकी बेसरोपा बातों में सर कपाना फजूल था। बेन डेविड? ये कौन है? निक के होंठों से ससराती हुई आवाज उभरी, जिससे हैरत से ज्यादा बेयकीनी छलक रही थी। आईमैन। पासपोर्ट के मुताबिक वो इसी नाम पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। शायद जलाल ने फोन पर निक को आईमैन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका पासपोर्ट तुम्हें कहां से मिल गया? निक पर गोया हैरतों के पहाड़ टूटे पड़ रहे थे। मेरे आदमियों ने फाल्कन हाउस के किचन से दोनों पासपोर्ट बरामद कर लिए थे।
मेरे इस्तफसार पर कैली ने भी इसी मकाम की निशानदही की। वो एक बड़ा सच था। मैंने उसकी हर बात पर एतबार करते हुए उसे रिहा करने का फैसला कर लिया। जलाल ने सच में झूठ की आमेजिश करते हुए जवाब दिया, तुमने इससे ये तो जरूर पूछा होगा कि डेविड फाल्कन हाउस से फरार होकर कहाँ गया है? निक ने पूरी इश्तियाक लहजे में पूछा। वो कुछ नहीं बता सकी। डेविड एक आवारा भंवरा है। वो आज़ाद कली का रस चूसता है। सियाद सर पर आया तो कहीं उड़ गया। हो सकता है कि वक्त मिलने पर वो दोबारा कैली को तलाश कर ले। कैली को अपनी कैद में रखकर तुम डेविड को अपने किसी जाल में फांस सकते थे। निक ने कुरेदा। वो मेरी और तुम्हारी तरह एक सीक्रेट एजेंट का मजाज रखता है। जलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, इसके लिए अपनी हिफाजत हर चीज पर मुकद्दम है। वो भूलकर भी इधर का रुख न करता जहां कैली को रखा गया था। आने वाले मारे जाते हैं मगर अपनी मर्जी से वापस नहीं जाते। इसलिए तुम चाहते हो कि कैली को फिलहाल पाकिस्तान से बाहर न निकाला जाए। हो सकता है कि कैली की आज़ादी डेविड को दोबारा उसकी तरफ राग़िब कर दे। यह भी एक हिकमत अमली हो सकती है। हम इसको हर कीमत पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। जलाल ने उसे डरावा दिया। हम कैली को गैर मुआयना मुद्दत तक अपना मेहमान नहीं रख सकते। इसके जख्म मुंतमिल होते ही इसे आज़ाद कर देंगे। इस पर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। जब तक वो पाकिस्तान में रहती है हमें किसी बात पर एतराज़ नहीं होगा। मैं इन दोनों के करीब खड़ा सिगरेट फूंकते हुए इनकी बातें सुन रहा था। कसरती जिस्मों वाले अमरीकियों ने बहुत आसानी के साथ कैली को एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से उठाकर सफ़ेद कार की पिछली सीट पर डाल दिया था। वो अहम काम मुकम्मल हो जाने के बाद हम किसी भी लम्हे वापस रवाना हो सकते थे। हम भी अपने तौर पर इससे पता करेंगे कि डेविड कहाँ मिल सकेगा। जलाल के किसी मुतालबे के बगैर निक ने अज खुद पेशकश की। हम किसी अमरीकी शहरी को यह आज़ादी नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के कानून को पामाल करे। बस निक, अब हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना करो। बेन डेविड मुजरिम है और जैक एक जिम्मेदार अफसर था। उसने हमारे किस कानून की पासदारी की? जलाल ने काटदार लहजे में कहा, जो हो गया सो हो गया। कोशिश करना कि कम अज कम सरकारी सतह पर ऐसे वाकयात का आधा ना हो। यह मामला इतना सीधा नहीं है। अगर फाल्कन हाउस में बेन डेविड रोपोज था तो फिर इस बात की पूरी तहकीकात की जाएंगी कि जैक अपने 2 मुहाफिजों के साथ वहां क्यों गया था। वो सिर्फ गया नहीं था, कैली ने तस्दीक की है कि वो इसी शाम फाल्कन हाउस में मुस्तकिल रहाइश के इरादे से मुंतकिल हुआ था। जलाल बोला, इसकी लाश पर मौजूद कपड़ों पर एक नजर डाल देना। वो शब ख्वाबी के लिबास में मारा गया था। उसके कपड़े कैली की कहानी की तस्दीक करते हैं। पहले यह देखना होगा कि कैली की बातों पर कहां तक एतबार किया जा सकता है। निक ने मकारी से बात टाल दी। बेन डेविड के बारे में कुछ कहना मुहाल है, लेकिन जैक की हर बात खुलकर सामने आ चुकी है। वो तुमसे बड़ा था। तुम इस पर गिरफ्त करने के मजाज नहीं थे। इससे ऊपर वालों को यह सब सोचना चाहिए। मैं ज्यादा तफसील दोहराकर सुबह वाली बदमजगी का आदा नहीं करना चाहता। निक ने खुद बात छेड़ी थी और फंस गया था। जलाल ने उसे राह दी तो उसने फौरन ही मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ओके जलाल, अब हम चलते हैं। मुझे वापसी में देर हो गई तो सब फिक्रमंद हो जाएंगे। जैक वाक़े के बाद हमारे सिक्योरिटी चेक बहुत बढ़ गए हैं। वो तीनों अपनी कार में तेज रफ्तारी से रवाना हो गए। इनके पीछे हमारी एम्बुलेंस थी। दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला तेजी से बढ़ता जा रहा था। अव्वल खान के आदमी जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। खाने की मेज पर वीरा ने पूरे वसूख से अपनी उम्मीद जाहिर की। लाखों की आबादी में किसी एक आदमी का खोज लगाना इतना आसान नहीं है। गजाला ने बुर्दबारी से उसे जिताया। वो वैसे भी अपनी रुनमाई से भागता है। कुछ रोज के लिए खामोशी से गोशा नशी हो गया तो अव्वल खान के आदमी छक मारते रह जाएंगे। यह ज्यादती है कि खाने के चक्कर में तुमने अव्वल खान को फोन नहीं किया। वो बेचैनी से तुम्हारी निक और टाम के साथ मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहा है। सुल्तान शाह ने एक बिल्कुल नई बात छेड़ दी। तुम्हारी तवील गैर हाजिरी में वो 2 मरतबा फोन कर चुका है। उसे तशवीश थी कि तुम कहाँ रह गए हो। खाने के बाद मैं सबसे पहले उसे फोन करूंगा और वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। मैंने कोफ्ते का लुकमा बनाते हुए जवाब दिया। मैं खाने से पहले उसे फोन करता तो इस वक्त हम मेज के गिर्द बैठे खाना नहीं खा रहे होते, ड्राइंग रूम में उसकी आमद के इंतजार में सूख रहे होते। तुम हमेशा नई मंतक सामने लाते हो। वीरा तनक कर बोले, कभी तुमको काम की खातिर अपने सर पैर की भी परवाह नहीं होती। इस वक्त पेट की खातिर सब कुछ पसे पुश्त डाल दिया। वीरा, तुमको मालूम नहीं कि पेट बड़ा बदकार है। इंसान इसी की खातिर सब कुछ करता है। मुझे सब मालूम है। मुझसे फलसफा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मैं बहस पर उतर आई तो तुम्हारा मगज खाली कर दूंगी। अमेरिकी तुमको इसीलिए वापस ले जाना चाहते हैं। सुल्तान शाह बेसाख्ता बोल पड़ा। इनके साइंसदान बरसों की मेहनत के बावजूद ऐसी कोई मशीन बनाने में कामयाब नहीं हो सके जो इंसान का मगज खाली कर दे। तुम ये काम जरा सी देर में कर देती हो। खामोशी से खाना खाओ। इस वक्त तुम अकल के बजाय मेजे से बोल रहे हो। वीरा ने बेपरवाही से कहा।
मैंने इन तीनों से पहले खाने की मेज छोड़ दी और हाथ धोकर सीधा फोन की तरफ चला गया ताकि अव्वल खान की बेचैनी दूर कर सकूं। इस कारदली मेरी आवाज पहचानता था। उसने बताया कि वो जरा सी देर पहले मेरी तरफ रवाना हुआ था। मुझे अंदाजा था कि मेरी फोन कॉल से पहले वो हमारे घर पहुंच गया तो किस कदर खफा होगा। मैंने क्रैडल दबाकर उसका मोबाइल नंबर मिला लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों में आई। वो मेरी आवाज सुनकर कह रहा था, मुझे तशवीश हो रही थी कि तुम कहाँ रह गए हो। तुम मेरे या जलाल के मोबाइल फोन पर नहीं कर सकते थे। दरअसल हम दोनों यकायक बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए थे। मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा था। मोबाइल पर बेवक्त घंटी बजाकर मैं तुम दोनों की मसरूफियात में खलल नहीं डाल सकता था। मैं इस वक्त तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। यह बताओ कि मीटिंग कैसी रही। इतनी खुली खुली बातें हुई कि हाथापाई होते होते रह गई। मैंने हंस कर कहा। जलाल ने बर वक्त बात बिगड़ने से बचा ली। इससे बड़ी खबर यह है कि आईमैन का पासपोर्ट जलाल के कब्जे में आ गया है। उसकी मदद से बेन डेविड की बहुत सी रंगीन तस्वीर बनवा ली गई हैं जो अब तक आईबी के फील्ड स्टाफ में फैलाई जा चुकी होंगी। वेरी गुड। एक आध तस्वीर तुम भी ले लेना। हो सकता है कि इस बार एसटीएफ वालों के सितारे यावरी कर जाएं और वो हमारे हाथ लग जाए। अव्वल खान की आवाज खुशी से लबरेज थी। तुमको पासपोर्ट ही से पता चला होगा कि इसका असल नाम बेन डेविड है। मेरे पास उसकी एक नहीं 4 तस्वीर हैं। बस तुम आ जाओ तो बात होगी। जरा मेरी ये खलस तो दूर कर दो। इसका नाम कुछ यहूदियों जैसा लगता है। वो मोसाद का आदमी तो नहीं है। उसका पासपोर्ट अमरीकी है। अमेरिका वाले ही उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं और शी वैसे भी अमेरिका के एक सदर के जहन की पैदावार है। बेन डेविड के अमेरिकी एजेंट होने में कोई शुबा नहीं है। यह और बात है कि वो अपनी मजहबी हमदर्दियों की वजह से इसराइलियों के लिए भी कोई काम कर रहा हो। अमेरिका को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैंने कहा, मैं पहुंच रहा हूं, बाकी बातें मिलने के बाद होंगी। उसने गहरा सांस लेकर बात वहीं खत्म कर दी। जब तक वो तीनों खाने से फारिग होते और वीरा मेज पर फैले हुए बर्तन समेट कर सफाई करती, अव्वल खान आ पहुंचा। मैंने दरवाजे पर ही तस्वीरों वाला लिफाफा उसे दे दिया। ये बताओ कि इसका पासपोर्ट जलाल को कहां से मिल गया। अव्वल खान ने रस्मी मिजाज पुरसी के बाद बैठते ही सवाल किया। लिफाफे की तस्वीरों पर उसने राहदारी में नजर डाल ली थी। कैली बायरन ने इस जगह की निशानदही की थी जहां दोनों पासपोर्ट छुपाए थे। मैंने जवाब दिया। कैली? सबके मुंह से तहायुरज़दा आवाजें निकली। फिर वीरा ने पूछा, तुमने तो निक और टॉम से मुलाकात की कहानी सुनाई थी, ये बीच में कैली कहां से टपक पड़ी? मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मैंने पासपोर्टों के बारे में जिस अंदाज से जिक्र किया था, इससे यही तासुर लिया जा सकता था कि आईबी वालों ने अपने तौर पर वो कामयाबी हासिल की होगी। मेरी सारी ब्रीफिंग ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की कार्रवाई पर मरकूज रही थी। इस दौरान में कहीं भी कैली का कोई जिक्र नहीं था। मीटिंग के बाद हम दोनों ने कैली पर कुछ वक्त सर्व किया था। मैंने एक गहरा सांस लेकर इनको बताया। वो हमारी तवक्का से ज्यादा आसान हदफ साबित हुई और जो कुछ जानती थी बताती चली गई। अव्वल खान समेत सबको कैली की जात से गहरी दिलचस्पी थी क्योंकि वो आईमैन की करीबी साथी थी। इन लोगों ने मिलकर सवालात का एक तवील सिलसिला शुरू कर दिया। इन्होंने उस वक्त तक मेरी जान नहीं छोड़ी जब तक इन्हें हर बात मालूम न होगी। अव्वल खान के लिए मुझे मीटिंग का अहवाल दोहराना पड़ा जो ज्यादा तवील नहीं था। तुम्हारी बुरी कहानी सामने आ गई। इस पर मजीद कोई बात करने से पहले मैं एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। अव्वल खान ने यकायक संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, तुम्हारे बुशरों से जाहिर हो रहा है कि तुम सब इस खबर से लाइल्म हो। आज शहर में 2 प्लास्टिक बमों के धमाके हुए, 11 आदमी जख्मी हुए थे जिनमें से एक चल बसा है। कहीं ये फाल्कन हाउस पर एक्शन का शाखसानो तो नहीं था? वीरा ने बेसाख्ता सवाल किया। रात को उसने फार्मेसी को आग लगाकर अपने दिल की भड़ास निकाली थी। अब बम चला दिए। ये बात जल्दी खुल जाएगी। एक मुश्तबा आदमी हाथ आ गया है। 2 एजेंसियां उससे तफ्तीश कर रही हैं। अव्वल खान के पास इस बारे में ताज़ा तरीन मालूमात थी। जलाल मरने वाले के बारे में बेखबर था। इस वक्त तक मुश्तबा आदमी की भी तलाश जारी थी। मुझे जलाल से धमाकों की इत्तला मिल गई थी। मैंने उसे बताया अगर मुश्तबा आदमी पकड़ लिया गया है तो बात जल्द ही खुल जाएगी। एक ज़िमनी इत्तला थी। अव्वल खान ने हाथ उठाकर वीरा को बोलने से रोक दिया। इस वक्त पहला और अहम तरीन मसला आईमैन का है। पहले इस पर बात होगी। जलाल ने कैली पर एतबार करके संगीन गलती की है। वीरा एतराज के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहती थी। अगर कैली ने आसानी से जुबान खोली है तो इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो दोनों पासपोर्ट भी गुमराह कुन हो और किसी आड़े वक्त के लिए दानिस्ता मसाले दान में छुपाए गए हों। यह बात समझ में नहीं आती। अव्वल खान बोला। वो बहुत जल्द वीरा की बातों में आ जाता था। इसकी सिर्फ एक बात दुरुस्त होने पर उसे सच्चा तस्लीम करना काबिल फहम नहीं है। यह बात कैली को समझाई गई थी। हकीकत में ऐसा नहीं था। मैंने जोर देकर कहा। उसे कैद में रखने की कोई अफादियत नहीं थी। आईमैन के फरिश्तों को भी इल्म न हो पाता कि वो कहाँ कैद है। उसकी जिंदा गिरफ्तारी का मामला प्रेस में आ चुका था, इसलिए उसे मारना भी मुमकिन नहीं रहा था। मेरा अंदाजा है कि अब आईबी वाले इसकी निगरानी करके आईमैन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
ये बात किसी हद तक समझ में आती है, अव्वल खान सर हिलाकर बोला। फिर वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुमने पासपोर्टों को गुमराहकुन कैसे करार दे दिया? कौन पूरे यकीन से कह सकता है कि ये आईमैन ही का पासपोर्ट है या इसका नाम बेन डेविड है? वीरा ने सवाल किया। वो अजीब सवाल था। लम्हा भर के लिए मैं सटपटा गया। फिर मैंने चिल्ला कर कहा, क्या यह काफी नहीं कि वो कैली के पासपोर्ट के साथ मिला है? आईमैन के साथ कैली भी बदमाश है। इन दोनों ने शुरू ही से कैली के असल पासपोर्ट के साथ कोई फर्जी या चुराया हुआ पासपोर्ट रख दिया होगा, क्योंकि इनको पहले से इल्हाम था कि फाल्कन हाउस पर कल शाम रेड होगी। कैली जख्मी होकर पकड़ी जाएगी और आईमैन फरार हो जाएगा। गजाला ने जले भुने लहजे में कहा। गजाला की तिलमिलाहट पर वीरा हंस पड़ी। अपने शौहर की मोहब्बत में तुम्हारा यह गुस्सा काबिल मुआफी है, लेकिन ठंडे दिल से सोचो, वो यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो जानते थे कि कभी इनके पकड़े जाने का भी खतरा है। कैली औरत और आईमैन की महबूबा है। वो आसानी से अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी और कर चुकी है। इसके साथ आईमैन पकड़ा जाता तो सारा खेल वहीं खत्म हो जाता। असली और नकली पासपोर्ट में कोई फर्क नहीं रहता। आईमैन ने इस मफरूजे पर काम किया कि वह फरार होने में कामयाब हो जाएगा। कल वो निकल गया। कैली के सिवा किसी ने उसे नहीं देखा। तुम पासपोर्ट हासिल करके अपनी बगलें बजा रहे हो, तस्वीर की नकली शहर में बंटवा रहे हो। ये सब खुशफहमी है। इन दोनों ने तुम्हें चकमा दिया है। उफ खुदा। गजाला ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। फजूल बातों पर तुम किस कदर सर खपाती हो? इस कदर खींच तान कर अपनी बात साबित करने के बजाय तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि बेन डेविड ही आईमैन है? आईमैन फाल्कन हाउस से अचानक भागा था। मैंने तुलसी से कहा, यह माना जा सकता है कि वो सिल्वर आई और बेमगन अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है और ये दोनों चीजें अपने साथ लेकर भाग निकला, मगर उसका असली पासपोर्ट कहाँ है? घर ही में होगा या फिर वो अपने साथ लेकर गया होगा? वीना ने बेपरवाही से कहा, घर में कहाँ होगा? पुलिस और उसके बाद आईबी वालों ने पूरा घर छान मारा है। मेरा पारा चढ़ना शुरू हो गया। इन बेचारों को तो कैली की निशानदेही के बगैर जाली पासपोर्ट भी नहीं मिला था। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। मैं बन्ना कर रह गया। मेरे पास वीरा की इस हठधर्मी का कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैं सुल्तान शाह ने उससे सवाल कर डाला, तुमने ये कैसे कह दिया कि वो पासपोर्ट अपने साथ ले गया होगा? अपनी महबूबा के साथ रात बसर करते उसने पासपोर्ट क्या अपने आजार बंद से बांधा हुआ होगा? तुम तीनों मिलकर मुझे ताव दिलाने की कोशिशें कर रहे हो। वीरा अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। ठंडे दिल से सोचोगे तो हर बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मगरबी स्याहों में ऐसी चौड़ी बेल्ट बहुत मकबूल है जिसमें पासपोर्ट, टिकट और नकदी आसानी से समा जाती है। सस्ते होटलों में रातें बसर करने वाले इन चीजों को एक लम्हे के लिए भी अपने बदन से अलग नहीं करते, क्योंकि ऐसे होटलों में चोरियां आम होती हैं। दूर जाने के बजाय अपने मुल्क से जाने वाले हाजियों की मिसाल ले लो। इन चीजों की हिफाजत के लिए वो भी ऐसी बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। आईमैन बहुत अय्यार और चौकन्ना आदमी है। वह वक्त से पहले खतरा भांप कर अपनी जगह छोड़ देता है। इसे कोई भी एहतियात बाइद नहीं है। हम इसके बारे में आसानी से नताइज अखज़ नहीं कर सकते। सब कुछ सांप सूंघ गया। वीरा ने जरा सी देर में बाजी उलट कर रखती थी। उसके दलाइल में जान थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आईमैन के असल नाम और चेहरे की शनाख्त के लिए हमारे सामने कैली के सिवा कोई नाम नहीं था। अगर वीरा के शुबहात दुरुस्त थे और कैली हमारे साथ मक्कारी कर गुजरी थी तो यह बात तय थी कि वो भी कोई खतरनाक मुजरिमा थी जिसके साथ कोई रो रायत नहीं की जा सकती थी। गनीमत यह था कि जलाल ने उसको निक के हवाले करते हुए यकीन दहानी हासिल कर ली थी कि उसे इजाजत के बगैर पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जाएगा। वैसे भी वीरा की थ्योरी के मुताबिक कैली का असल पासपोर्ट जलाल के कब्जे में था। तुमने हम सबको तजब्जुब में डाल दिया है। अव्वल खान ने इस बहस के दौरान में पहली बार अपनी जुबान खोली। तुम हर बात के मनफी पहलुओं पर क्यों नजर रखती हो? मजबूरी है। इसके बगैर किसी मुस्बत पहलू से करार वाकई फायदा नहीं उठाया जा सकता। उसने शाने उचका कर जवाब दिया। वीरा की बातें आपकी समझ में आ रही हैं? गजाला ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इम्कानात ये भी हो सकते हैं, बल्कि बहुत कुछ हो सकते हैं। देखना यह होगा कि हकीकत क्या है। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। मैंने हवाई बातें नहीं की, दलाइल दिए हैं। तुम अपनी दलील से मेरे खत से मुस्तरद कर दो। मैं बेन डेविड को आईमैन मान लूंगी। हम लोगों के तेवर ढीले पड़ जाने से वीरा को एहसास हो गया था कि वो अपने जोरे जुबान से हमारे दिलों में शकूक शुबहात के बीज बोने में कामयाब हो गई थी। जलाल ने देख लिया था कि कैली और बेन डेविड के पासपोर्टों पर पाकिस्तान में दाखिले की मोहरें एक ही तारीख की थी। मैंने सोचते हुए कहा, फिर तय है कि बेन डेविड का पासपोर्ट जाली नहीं बल्कि मसरूका है। वीरा ने बिला तामुल फैसला दे दिया। वो खासी शेर हो चुकी थी। तुम एक बात सुनती हो और नतीजा अखज़ कर लेती हो। ये कैसे कह दिया तुमने? अव्वल खान ने पूछा। शायद उसे वीरा का लहजा पसंद नहीं आया था। इन दोनों ने इमिग्रेशन के मरहले के बाद अपने किसी हम वतन और हम सफर का पासपोर्ट चुराया होगा। वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। कोया वो सब कुछ पहले से तय करके आए थे? अव्वल खान ने उसे उलझना शुरू कर दिया। बिल्कुल,
वीरा ने पुरजोर लहजे में कहा। शी और अमेरिकी एजेंसियों ने यहाँ भारी नुकसान उठाए हैं। आयमैन एक तवील मुद्दत के बाद यहाँ आ रहा था, इसलिए उसने हर खतरे से निमटने की पेशगी मंसूबाबंदी की होगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने से पहले इन्होंने अपने मंसूबों पर अमल करना शुरू कर दिया होगा। मोहरें कई माह पुरानी हैं। असल बिन डेविड ने अपने सफारतखाने को पासपोर्ट की गुमशुदगी से आगाह किया होगा। वहां से ऐसी किसी रिपोर्ट की तस्दीक की जा सकती है। असूलन तुम्हारी बात दुरुस्त है। हो सकता है कि बिन डेविड को डुप्लीकेट अमेरिकी पासपोर्ट जारी कर दिया गया हो, मगर तुमको इसकी हवा भी नहीं लग सकेगी। इस वक्त वीरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था।